हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम माइन फायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आप इतना जान लीजिए, 3 लेक्चर्स में माइन गैसेस वगैरह कवर करना, उसके बाद मीथेन, ड्रेनेज प्लस मीथेन, ये वही बात है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में मैं आपको चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। हर एक पोर्शन जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो पोर्शंस आपके कवर कराए जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये माइन फायर से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, जैसे ही माइन फायर से रिलेटेड पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो ठीक है, एमसीक्यूज की भी मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दूंगा आपको। चलिए तो शुरू करते हैं अंडरग्राउंड हजार्ड्स का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइन फायर्स। ठीक है, इसके बाद आपका जो है तो माइन फायर्स के आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे, मेन फोकस रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पर, जो कि आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। इसके साथ ही और आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्टॉपिंग्स, फायर स्टॉपिंग्स वगैरह। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो पहला पार्ट आज ये है, दूसरा पार्ट कल ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखिए, करवाने को करवाए जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं थ्योरी में थोड़ा सा ये रहता है कि आपका जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक बार पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस कराना थोड़ा सा बेटर होता है, ताकि कॉन्सेप्ट जो भी जहां से भी जैसे भी है वो पूरा पकड़ में आने के बाद क्वेश्चंस लगाना बेटर होता है। ठीक है, हाँ, इसमें पूरा थ्योरी ही है, पूरा थ्योरी ही है, जितना भी है अंडरग्राउंड हजार्ड्स में आपका पूरा का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें से थ्योरी वाली क्वेश्चंस ही पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस करिए आप। बाकी इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो आपके माइन वेंटिलेशन वाले लेक्चर में कवर अप हो जाते हैं, जैसे कि माइन गैसेस, वहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो आपका माइन वेंटिलेशन का जो लेक्चर लिया जाएगा उसमें कवर अप होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है माइन फायर्स की। जब बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो आग के बारे में पता कर ले। ठीक है, ठीक है, आग के बारे में आप पता कर ले, नहीं न्यूमेरिकल नहीं भाई साहब, आग के बारे में पता कर ले। अब इसमें आग का जो क्लासिफिकेशन है, फायर्स का जो क्लासिफिकेशन है आपका ABCDE में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के माइन जो है तो फायर्स होते हैं। बेसिकली क्लास ए फायर्स में वह फायर्स आते हैं जिनमें कि आपका कंबस्टिबल मटेरियल में जब कभी आग लग जाती, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनमें कि आग लग सकती है, उन मटेरियल्स में जब आग लग जाती है तो उस केस में क्लास ए फायर में, जैसे कि टिम्बर हो गया, कोल, रबर, कन्वेयर बेल्ट, या कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल, इनमें से किसी में भी आग लग जाती है तो वो आपका क्लास ए फायर में आता है। क्लास बी फायर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इनफ्लेमेबल लिक्विड्स की बात करता है। जब भी किसी लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो कि आग पकड़ सकता है या जिसमें आग लग सकती है, उन लिक्विड्स में जब आग लगती है वो आपका क्लास बी फायर्स में आता है, जैसे लुब्रिकेशन ऑयल्स, डीजल, पेट्रोल, या कोई भी फ्यूल ऑयल या ग्रीस एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाते हैं। क्लास सी फायर्स में आपके जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब के सब क्लास सी फायर्स में आते हैं। क्लास डी में आपका मेटल फायर्स, जैसे कि मेल्टिंग आयरन हो गया। ठीक है, जब आपका पिघला हुआ आयरन होता है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का आग ही लगा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्लास डी फायर्स आता है। उसके बाद आता है क्लास ई फायर्स, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जब कभी आग लग जाती, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में आग लग गई, जनरेटर में आग लग गई, केबल में आग लग गई, ठीक है, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इनमें से किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगना क्लास ई फायर्स में आपका डाला जाता है। अगर बात करें फायर एक्सटिंग्विशर्स की, ठीक है, अलग अलग क्लासेस ऑफ फायर्स के लिए कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, तो क्लास ए फायर, जैसे कि कंबस्टिबल मटेरियल वाले जो फायर्स हैं, उनमें आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोन डस्ट डाल सकते हो, सैंड यूज कर सकते हो।
ड्राई केमिकल वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेड यूज ही करना है आपको, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में आप भी जानते हो कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करूंगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, उस एरिया में भाई लिमिटेड ऑक्सीजन भी तो है, तो इसलिए हमें इसको संभल के इस्तेमाल करना है। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर्स का, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स का, इनमें से किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर्स का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास बी फायर्स में वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोम फायर, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर एंड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास सी के केस में किसी प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका लिक्विड वाला जो पोर्शन होता है, लिक्विड वाला ही है, सॉरी गैसियस फ्यूल्स वाले में आपको जो है तो आप किसी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लास डी में कार्बन डाइऑक्साइड वाले या ड्राई पाउडर वाले का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्लास ई में ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अब बात करूं शॉर्ट में याद रखने के लिए तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहां पर यूज किया जाता है, ये आपका इस पूरे टेबल से क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहां पे यूज किया जाता है। कुछ चीजें इसमें थोड़ा बहुत गलत है तो वो वहां पे मैंने अभी जो लास्ट स्लाइड दिखाई है उसमें मैंने क्लियर आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है कि अब DGMS का क्या कहना है इस बारे में। ट्रांसफार्मर वाला जो है तो आपका इलेक्ट्रिकल फायर्स में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई भी हो उनमें आपका आग लगा है वो आपका एक पर्टिकुलर क्लास में ही आता है, ठीक है। फायर प्रिवेंटिव मेजर्स बाय DGMS। DGMS का क्या कहना है इस बारे में, तो DGMS तो भाई जाहिर सी बात है किस बारे में बात करेगी, माइंस के बारे में बात करेगी। अभी तो हमने जो फायर्स देखे वो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सटिंग्विशर्स देखे जो कि यूज किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, वो सेपरेट है माइंस से। लेकिन जब माइंस की बात आती है तो माइंस के केस में DGMS ने अलग ही नियम अपने बना के रखे हुए हैं, जिसमें कि बोलता है कि अगर ओवरबर्डन का कहीं पर हीप है ना, ढेर लगा हुआ है, तो उसका कोल फेस से या क्वेरी के फेस से कम 15 मीटर का डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अगर कोई बंद क्वेरी है, अबैंडन्ड क्वेरी है कोल बेंच की, ठीक है, या फिर ओबी डंप कहीं पर रखा हुआ है, बंद है, उसमें किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है, तो इन चीजों को आपको एक ट्रेंच खोदकर सेपरेट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंच? ट्रेंच क्या होता है? एक पतली सी नाली खोदना, ठीक है। नाली जैसे आप देखते हो ना रेक्टेंगुलर शेप में होती है नाली जो खोदी जाती है, घर के सामने देखे ही होंगे, है ना। तो वो आपका बेसिकली उसी शेप में गड्ढा खोदना क्या कहलाता है? ट्रंच कहलाता है। अब इस नाली की जो विड्थ होती है लगभग 6 मीटर से 10 मीटर के आसपास इसकी विड्थ होती है, ठीक है। आपने जो नालियां अपने घर के सामने देखी हैं वो तो मुश्किल से 1 फुट भी नहीं होती हैं, लेकिन ये जो नालियां होती हैं, ये हम जो खोद रहे हैं ट्रेंच जिसे हम कह रहे हैं, इनमें आपका क्या बॉक्स कट अलग चीज है, ट्रेंच अलग चीज है। ट्रेंच एकदम नाली जैसा, नाली के शेप में होता ही है, एकदम सीधा सीधा लंबा सा कर देते हैं। बॉक्स कट तो एक छोटा सा स्क्वायर शेप का, क्यूबिकल शेप का गड्ढा खोद देना, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ट्रेंच की विड्थ है वो कोल सीम से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट शैल बी फुल विथ वाटर। अब उसमें पानी भर देंगे या कि फिर आप राख भर देंगे, बॉयलर ऐश, या फिर कोई भी इनकम्बस्टिबल मटेरियल भर देंगे, है ना, जो कि आपका कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, गलत है, इनकम्बस्टिबल।
नेक्स्ट है अब आपके, ठीक है, डीजीएमएस ने तो अपनी बात कही, हमने क्या क्या देखा, माइन फायर्स, कौन फायर्स कितने प्रकार के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर किस फायर में यूज किया जा सकता है, ये भी देखा कि डीजीएमएस क्या बोल रहा है। लेकिन अगर बात करें स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसका मेन कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप जैसा कि जानते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग मतलब क्या होता है, सेल्फ हीटिंग, मतलब खुद से ही गर्म हो जाना, ठीक है, गुस्सा तो आता ही है, खुद से तो गर्म हो ही जाता है इंसान, ठीक है। अब जिसके कारण आपके जो एक्सटर्नल हीट जो है तो जनरेट हो जाती है, ठीक है, जब वो खुद से गर्म होता है तो उसकी हीट बाहर निकलती है तो एक्सटर्नल हीट जनरेट होती है। तो आपका ये होता कब है, जब भी आपका कोयला हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हीट जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन वो जो हीट जनरेट कर रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो अपना ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, लेकिन उस केस में क्या होता है, वो हीट जो निकलती है इसमें से, वो आपकी एयर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसी के साथ वो हीट चली जाती है। लेकिन अगर आप उस हीट को एयर की वेलोसिटी की मदद से नहीं हटाएंगे, ठीक है, एयर की वेलोसिटी से नहीं हटाएंगे, तो उस केस में डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ विड्थ से मतलब रखना है वहां पे, ठीक है, डेप्थ से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। डेप्थ आप जितना आपको नॉर्मल लगता है जरूरी है उतना डेप्थ आप प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोयला क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा, जब आपका कोयला एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वो कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है इसका, कारण इसका यह है कि आपकी एयर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि हवा के साथ वो हीट जो जनरेट हो रही है वो उड़ जा रही है। लेकिन अगर वो हीट आपने नहीं उड़ाई, वो हीट आपने हवा के साथ रिमूव नहीं किया, तो उस केस में आपका क्या होगा, देयर विल बी ए ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ हीट एंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपका हीट बिल्डअप होना स्टार्ट होगा और आपके कोयले का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और अगर आपके कोयले का टेम्परेचर बढ़ा तो भाई साहब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है बहुत तेज हो जानी है, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर तेज हुई तो उस केस में वो अपने इग्निशन पॉइंट तक कोयला पहुंच जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तेज हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और इसी के साथ हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया तो एक समय के बाद बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर इतना पहुंच जाएगा कि वो उसका इग्निशन पॉइंट हो जाएगा, और इस कारण से आपके कोयले में आग लग जाएगी, ठीक है, अगर पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है तो आग लगने लायक। तो आग कहां कहां लग सकती है भाई, स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो हुआ, आग भी लग गई माइंस में, लेकिन कहां कहां आग लग सकती है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाली जगह कौन कौन सी है, या फिर ऐसी कौन कौन सी जगह जहां पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है, यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपका सबसे पहले अंडरग्राउंड माइंस की बात करते हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस में जो गोफ एरिया होता है, जहां से हमने ऑलरेडी कोयला पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उस जगह पर आपका जो है तो अंडरग्राउंड माइंस में क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, है ना। फटाफट सुनते जाइए, कुछ अलग से आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, जो जरूरी है उतना मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आई विल प्रोवाइड द नोट्स, ओके। इस सब्जेक्ट के खत्म होते ही मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बस उतना पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड माइंस में गोफ एरिया में, या फिर अनयूज्ड या फिर ओल्ड वर्किंग्स, जहां पर आपका कोयला गिरा हुआ है, ठीक है, रूफ में से कोयला गिरा, उसके कारण स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगता है। आपके फॉल्ट में कोई ऐसा पिलर है जो कि फॉल्ट से जो है तो जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा पिलर है जिसमें कि ओवर राइडिंग हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स। चलिए तब तक आप जवाब दीजिए, हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए हुआ क्या, इसको ध्यान से समझिए, मेरे पास दो कोयले के पिलर्स हैं,
एक पिलर है मेरा माइन एंट्रेंस पे, जैसे ही ये माइंस के अंदर एंटर किए तो यहाँ पे एक पिलर मेरा बना हुआ है, ऐसे पिलर्स बने हुए हैं। ऐसे इमेजिन करो, गए हो माइंस के अंदर, बहुत बार गए तो हो गई, ये इनटेक है मेरा, ठीक है। अब यहां से हवा जा रही है, कोयला पहली बार किसमें एक्सपोज हुआ, एयर के कांटेक्ट में आया, इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इस ये कोयले का पिलर हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा कोयले का पिलर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो क्या क्या चीजें जनरेट होंगी ऑक्सीडेशन के कारण? ऑक्सीडेशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस हीट, ठीक है, ये सब जनरेट होगा। हीट जनरेट हुआ, लेकिन एयर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि बार बार जो भी हीट इसमें यहां पे जनरेट हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। तो यहां पर ये इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वहीं पे ऐसा कोयला, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोफ एरिया है कोई सा आपका, ठीक है, सरफेस, यहां पे मेरी वर्किंग है, ठीक है, यहां पे कहीं मैंने गोफ क्रिएट कर दिया है, गोफ क्रिएट किया है, पूरा पिलर उलर सब एक्सट्रैक्शन कर लिया मैंने यहां से। अब ये जो गोफ एरिया मेरा क्रिएट हुआ है, यहां पे क्या हुआ, सबसे पहला रूफफॉल हुआ। जब भी सबसे पहला रूफफॉल होगा तो कोयले के टुकड़े यहां पे आके गिर जाएंगे रूफ में से, ठीक है। अब क्या यहां मैं पर्याप्त हवा भेजूंगा? भाई मैंने जब यहां से पूरा पिलर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, क्या मैं यहाँ पे पर्याप्त हवा भेजूंगा? नहीं भेजूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका रूफ फॉल हुआ तो सबसे पहले कोयला गिरा, कोयले के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर्स गिर गए, ठीक है, इस प्रकार से पूरी जमीन धंस गई है, ठीक है आपका, ठीक। अब इस कोयले को जो यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है, इसको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगा, लेकिन पर इतना मिल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। इस कोयले को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना तो मिल रहा है कि भाई ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन किया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है, हीट जनरेट हुई, ऑक्सीडेशन किया, हीट जनरेट हुई। अब हवा की वेलोसिटी इतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है गोफ एरिया में, या फिर हम नहीं भेजते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, तो हवा जा तो रही है लेकिन उतनी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, कि आपका ये जो हीट जनरेट हो रही है इसको जैसे यहां पे हटा दे रहा था, बार बार ठंडा कर दे रहा था इस पिलर को, इसको ठंडा कर पाए। तो जब इसको ठंडा नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, ये और इसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, और ज्यादा हीट जनरेट करेगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हीट इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोयला आग पकड़ लेगा। कहां पहुंच जाएगा? इग्निशन पॉइंट तक वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा, और जब टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट तक पहुंचेगा तो कोयला आग पकड़ लेगा। वीटी, गुड। आपने एग्जैक्ट बताया है कि आपका गोफ एरिया बस हटा दीजिए वहां से, बस इतना आप बोलिए कि जब पिलर्स के ऊपर लोड ज्यादा आता है तो उस केस में जब पिलर्स का क्रशिंग स्टार्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर्स। आई बात समझ में? दो तरीके होते हैं, एक होता है आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट, ठीक है, एक होता है आउटबर्स्ट और दूसरा होता है ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आउटबर्स्ट एंड ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर्स में डिफरेंस क्या है?
आउटबर्स्ट और ओवरराइडिंग में ये डिफरेंस है कि जब मान लीजिए ये कोई पिलर है, ये आपके अंडरग्राउंड एक्सकवेशन, यहाँ पे आपने कोई पिलर बनाया है, ऊपर से भी लोड आ रहा है, नीचे से भी लोड आ रहा है, तो अगर ये पिलर एकाएक फूट गया और ढेर सारे पत्थर बहुत तेजी के साथ फेंके इधर उधर, ठीक है, इधर उधर, तो ये क्या कहलाया? आउटबर्स्ट। क्या कहलाया? आउटबर्स्ट कहलाया। लेकिन अगर यहीं पे पिलर का से लार्ज क्वांटिटी में कोयला ना निकलकर आपका कोयला क्या हुआ, वहीं पे धीरे धीरे क्रशिंग स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया, दबाया तो एकदम क्रश हो गया, ठीक है, तो उस केस को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर्स, ठीक है, उस केस को बोला जाता है ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर्स। और आउटबर्स्ट के केस में बम से करके पूरा फूटेगा, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। आउटबर्स्ट में फूट जाएगा, पूरा का पूरा फेंक देगा जितना भी कोयला है बहुत तेजी के साथ, और ओवर राइडिंग में क्या होगा, वो वहीं पे क्रश हो जाता है। बहुत बार यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे ना, हाइड्रोलिक से उसको प्रेस करते हैं किसी भी चीज को, तो वो धीरे धीरे वहीं पर क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, ठीक है। तो आपका जब भी ओवर राइडिंग होता है पिलर्स का, वहां पे आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है। अगर कम गहराई पर गोफ है, कम गहराई पर गोफ है, उस केस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं। कम गहराई में गोफ होने का मतलब क्या है, फिर से एक बार वही टर्मिनोलॉजी आती है कि अगर गोफ कम डेप्थ पे है, गोफ अगर कम डेप्थ पे है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो क्रैक्स डेवलप हुए होंगे। कम गहराई पे है तो सरफेस से कांटेक्ट आसानी से बना लेगा, सरफेस से कांटेक्ट बनाया तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से अंदर जाएगी क्रैक्स से, और क्रैक्स से ऑक्सीजन अंदर गई मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो क्रैक्स एक मेजर रोल प्ले करता है शैलो डेप्थ के केस में। उसके बाद सरफेस, क्योंकि ऑक्सीजन एयर जो है सरफेस क्रैक से इसको मिल जाता है, ठीक है। क्रश्ड या फिर क्रैक्ड पिलर की बात करें, ठीक है, तो इस जगह पर भी आपको इनटेक और रिटर्न के बीच में जो क्रश्ड या क्रैक्ड पिलर्स होते हैं, वहां पर भी आपको अंडरग्राउंड माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग जनरेट होता दिख जाएगा। बताते हैं एक सेकंड। ओपन कास्ट माइंस के केस में जहां पर आपका कोयले का बेंच होता है, तो कोयले के बेंच पे आपका जो है तो देखने को मिलता है, कहीं पर अगर आग लगी है, डंपिंग में आपने गर्म राख ले जाके डंप कर रहे हैं जहां पर, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत कोयला है तो आग लग जाएगी, वहां पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। लूज कोल आपने किसी फेस के सामने, आइडल फेस के सामने, आइडल फेस मतलब जहां पे आप काम नहीं कर रहे हो, फेस बनाया था लेकिन अब काम बंद कर दिया कुछ समय के लिए, तो आइडल फेस के सामने जो कोयले का ढेर लगा होता है, ठीक है, ये आपका बेंच हो गया। यहां पे मैंने कोयले का ढेर ऐसे ही छोड़ दिया है। इस कोयले के ढेर में क्या लग सकता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ जगह है जहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है, ठीक है। ओपन कास्ट मेथड से अगर आपने किसी पिलर को डेवलप पिलर को एक्सट्रैक्ट करने का ठान लिया है, उसमें हो सकता है। या फिर ऐसे ओवरबर्डन के डंप जहां पे कोयला है या फिर शेल है। ओवरबर्डन के डंप मतलब कुछ इस प्रकार का आप ओवरबर्डन का डंप बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ओवरबर्डन का आप डंप बनाते हैं। तो इस डंप में अगर कोयले के टुकड़े हैं, अगर कोयले के टुकड़े मौजूद हैं बीच बीच में मिट्टी के साथ साथ, तो इसमें भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है, चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के। अगर कोयले के इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, जैसा कि पूछ रहे हैं आप, वो लगभग होता है 390 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या 580 ऐसे कुछ रहता है, इसी के आसपास रहता है, ठीक है। अब ये जो आपका है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। फिक्स चीज क्यों नहीं है, हाँ, शेल में, शेल का डंप है अगर कहीं पर, वहां पर भी आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑन द ग्रेन साइज। जितना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है, जितना छोटा का पार्टिकल होगा, इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम होगा, उतना कम टेम्परेचर पे आसानी से आग पकड़ लेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेन साइज, ठीक।
नॉर्मली इतना होता है, बट अगर छोटा सा पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज अगर मैंने छोटा कर दिया, जो पत्थर है उसका साइज अगर छोटा कर दिया, तो वो और ज्यादा जल्दी आग पकड़ेगा। अच्छा, तो अब ओपन कास्ट माइंस में आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं? ओपन कास्ट माइंस में आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं कि जो कोयले का बेंच आप देख रहे हैं, जो कोयले का बेंच आप देख रहे हैं, उस कोयले के बेंच में आपके बैक ब्रेक है। बैक ब्रेक मतलब आपने जैसे ही ब्लास्टिंग किया, ब्लास्टिंग करने पे पूरा का पूरा मटेरियल यहां गिर जाता है बाबू, क्यों बाबू भैया? ब्लास्टिंग करने पे पूरा मटेरियल यहां गिरा इस प्रकार से। तो जब ब्लास्टिंग किया तो क्या हुआ? बैक ब्रेक्स जनरेट हुए, क्रैक्स जनरेट हुए। अब ये क्रैक्स इस प्रकार के हैं, ये क्रैक्स इस प्रकार के हैं कि इनमें हवा आसानी से जा सकती है, और जब हवा आसानी से जाएगी, चूंकि आपने बहुत गंदी ब्लास्टिंग की, कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं तो ये बैक ब्रेक्स क्रिएट नहीं होते, तो हवा जैसे ही मिलता है तो उस केस में आपका क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा और स्पॉन्टेनियस हीटिंग जनरेट कर लेगा। ठीक है। दूसरा, लूज कोल अगर पड़ा हुआ है, जैसे अब ये जो कोयला गिरा ना, इसको आइडल फेस के सामने मैंने ऐसे ही पड़ा रहने दिया, इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाएगा, तो इसके कारण आग लग सकती है। ठीक है। आपके कहीं पर भी डंप में शेल है या ओवरबर्डन में आपके शेल है या कोयले का मटेरियल है, तब आग लग जाएगी। आपका स्टॉक बहुत बड़ा है कोयले का, कोयले का स्टॉक समझ रहे हो? आपने कोयले का स्टॉक देखा होगा, ऐसे ढेर लगाए हुए कोयले के बेंच बनाए हुए हैं, स्टॉक करके रखा हुआ है। उनमें भी आपका क्या हो सकता है, ओपन कास्ट माइंस में आग लगने के चांसेस रहते हैं। अगर ओपन कास्ट मेथड से मैं ऑलरेडी डेवलप पिलर्स का एक्सट्रैक्शन करता हूं, तब आग लग सकती है। या फिर अदर कॉजेज ऑफ फायर की बात करूं तो आपका डंपिंग में हॉट एशेस वगैरह हो गए, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक एचईएमएम का पुअर मेंटेनेंस किया, उसके कारण आग लग सकती है ओपन कास्ट में। ओपन कास्ट में एचईएमएम को, डीजल ऑपरेटेड एचईएमएम में आग लग सकती है। ठीक है, क्योंकि ब्लास्टेड कोल को जब वो उठा रहा होता है डेवलप पिलर्स के ऊपर, तब उसमें आग लग सकती है। अगर आप कभी उड़ीसा साइड गए होंगे, उड़ीसा में आपने देखा, आप जाके देखिए, एमसीएल जहां से कोयला निकाल रहा है ना, वहां पर आग लगी हुई है, जहां जहां उसने डंप बनाया हुआ है वहां वहां आग लगी हुई है, लगातार कोयला जल रहा है। आइडल फेस मतलब ऐसा फेस जहां पे आपने काम नहीं, आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब ब्लास्टिंग किया, ऐसे ही मटेरियल छोड़ दिया, अब आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोयला ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब जब ऐसा केस छोड़ते हो ना, तो आग लगी रहती है। जैसे मैं जहां गया था अभी 2 महीने पहले, वहां पे कहां पे था, अंगुल और तालचेर के बीच में एक जगह है, तो एमसीएल का ओपन कास्ट माइंस है वहां पे। अब उस ओपन कास्ट माइंस में दिन में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रात में जब आप देखोगे ना, भगवान कसम पूरा एक लाइन से लाल लाल कलर का दिखाई देता है, पूरा बेंच में आग लगा हुआ है, पूरा बेंच में आग लगा हुआ है। इतना खतरनाक सीन देखने को मिलता है, आप सोचोगे कि यार मैं ऐसी जगह काम ही ना करूं। ठीक है, वो देख के इतना डरावना लगता है कि काम करने का मन नहीं करता वहां पे। हाँ, अब जरूरी नहीं है हमेशा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण ही। हाँ, सुना है मैंने, बट मैंने देखा नहीं है वहां पे, मैं उड़ीसा में अभी देख के आया, मैं उसका बस बता पा रहा हूँ। बाकी मैंने सुना है वहां का भी, ठीक है, देखा नहीं है। हाँ, तो आपका जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण ही आग लगे, आग लग सकती है एक्सीडेंटल फायर्स के कारण भी। एक्सीडेंटल फायर मतलब कि किसी और कारण से, जैसे एसडीएल है, एलएचडी है, इनमें आग लग गई, चल रहे हैं, एकाएक हीट मारा, आग लग गई। कन्वेयर बेल्ट किसी चीज से लगातार रगड़ खा रहा है, उसमें आग लग गई, है ना, फ्रिक्शन के कारण आग लग सकती है। इलेक्ट्रिकल फायर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्विच गियर्स हो गए, केबल्स हो गए, इनमें शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। ठीक है, आपके ब्लोन आउट शॉर्ट हुए, ब्लोन आउट शॉर्ट के कारण आपके जो ब्राइटिस क्लोथ वगैरह आप लगा रहे हो वेंटिलेशन पर्पस के लिए, उनमें आग लग सकती है। आपका वेल्डिंग कर रहे हैं शाफ्ट में, वहां पे भी आग लग सकती है। ठीक है, कहीं पर आपका ओपन कास्ट माइंस में बन तुलसी है, बन तुलसी आपने देखा होगा, एक
पौधा होता है जो कि एकदम सूखा रहता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आग लग जाए एकदम हल्का रहता है, जब उसको उखाड़ोगे और हाथ में लोगे तो एकदम हल्का रहता है, वो जंगली झाड़ी जो एक टाइप की होती है वो, ठीक है, उसमें बहुत तेजी से आग पकड़ सकता है, या कहीं पे ड्राई वेजिटेशन है उसमें आग लग सकती है, ठीक है। इंक्लाइंस और क्वेरीज में आपका जब कोयला रिएक्शन करता है किसी भी चीज के साथ, तो उस पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो उस केस में आपका वो ऐसे लिक्विड्स, ऑयली लिक्विड्स रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर, ठीक है, दारू नहीं पीना है, इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में भी आग लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे काम जैसे कि सॉफ्ट कोक हो गया, उसको ले जाके किसी सब्सिडेंस वाले एरिया में रख दिया हमने सॉफ्ट कोक को, ठीक है। क्वेरी के एजेस में हमने ले जाके मटेरियल अपना डंप कर दिया, ठीक है। कोल सीम का आउटक्रॉप है उसमें आग लग गई, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैंप को सही तरीके से यूज नहीं किया तब आग लग सकती है, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ माइंस में, उसके कारण भी आग लग सकती है। तो आग लगने की ये सब एक्सीडेंटल फायर्स के केस में आते हैं कि आप चाहते तो नहीं थे या आप जानते भी नहीं थे, नेचुरली नहीं हुआ, आपने गलती की तब आपके कारण हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, हमारे लिए वो गलतियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी बोल देंगे। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग की बात करें तो भाई साहब, ये अगर मुझे पहले से पता ना चला कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो क्या मैं आग को कंट्रोल कर पाऊंगा? नहीं। एक बार आग लग गई ना स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण, कुछ भी कर लो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर सीधे सीधे आपको वहां पे उस एरिया को सील करना पड़ेगा। सीलिंग का भी तरीका देखेंगे कैसे सील किया जाता है उस एरिया को, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सब ठीक है, मैं मानता हूं, बट मैं कोशिश ये करता हूं यहाँ पे कि आपको वो चीज फील होनी चाहिए। कल को जब आप माइंस में जाओगे ना, तो ये इतनी खतरनाक चीजें हैं कि आपको अगर ये चीजें फील नहीं हो रही है ना अभी, तो आगे भी बड़ी दिक्कत जाने वाली है। तब आप फिर किताब खोल के पढ़ोगे कि यार थ्योरी क्या थी इसकी। थ्योरी का मतलब यही है कि आपको चीजें समझाई जा रही है कि काम कैसे करते हैं, ठीक है, काम कैसे किया जाता है, ये आपको सीखना है यहां पर। और ये चीजें आपको रटनी भी नहीं पड़ेंगी, अगर एक बार आपने इसको फील कर लिया, महसूस कर लिया कि हाँ मैं माइंस में हूं, ऐसे काम कर रहा हूं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, उस समय थ्योरी ही काम आता है। क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, सही या गलत, वो थ्योरी ही बताता है। किसी भी चीज का उठा लो, संसार में कोई भी चीज उठा लो, आध्यात्म में भी जाओगे ना तो वहां पे भी थ्योरी ही काम आता है, न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। बट एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स जरूरी है, गेट के लिए, ठीक है। ये चीजें ऐसी है कि ये आपको फील करना है, समझना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं पे भी दिक्कत ना है। इवन कि फिर जब न्यूमेरिकल्स में आप इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपसे और आसानी से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। बस आपको पता होना चाहिए, फील होना चाहिए कि हवा चल कैसे रही है। जब तक यही नहीं फील होगा तो फिर हवा का वेलोसिटी कैलकुलेट करके क्या फायदा, बैरोमेट्रिक प्रेशर कैसे निकालोगे, ठीक है, कि पत्थर गिरा हवा भागेगी कहां, जब यही नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। चलो तो आते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग माइंस में हो तो रही है, जान भी रहे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है, लेकिन क्या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को हम रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, अगर मुझे अर्ली स्टेज में ही पता चल गया तो। शुरुआत में ही अगर पता कर लिया कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो आग लगने से रोक सकते हैं, अपनी माइंड को हम बचा सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? तो जितने भी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां जहां से आप डिप्लेरिंग कर रहे हो जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयरवे में जाइए, रिटर्न एयरवे में जाइए, या जो गोफ एरिया है जिसको आपने आइसोलेट नहीं किया, आइसोलेट मतलब चारों तरफ से पैक नहीं किया है, गोफ तो बना दिया, मतलब कोयला तो निकाल लिया, लेकिन उसको चारों तरफ से पैक नहीं किया है, हवा वहां से मूव हो रही है। तो उस केस में उसके रिटर्न एयरवे में भी आपको जाके सबसे पहले
कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न एयरवे में जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट हर 7 दिन में एक बार करो। किसकी मदद से? अप्रूव्ड ऑटोमेटिक डिटेक्टर की मदद से करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बस ऐसे गए मीथेन सीओ डिटेक्टर लेके और वहां पे ऐसे देख लिया, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज इतना है, चलो नॉर्मल है, या नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हर 7 दिन में करना है। हर 30 दिन में एक बार, ये रेगुलेशन बोल रहा है ये सारी चीजें। रेगुलेशन नंबर कौन सा? रेगुलेशन नंबर 137। हाँ ठीक है, रेगुलेशन नंबर 137 में ये दिया हुआ है। उसके बाद हर 30 दिन में एक बार आप ग्राहम्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे या कि फिर डेफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहां से भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ठीक है, ग्राहम्स रेशियो से रिलेटेड। ठीक, तो ये भी आपका सर कराएंगे। हाँ, तो अब आपको चाहे ग्राहम्स रेशियो बोले चाहे डेफिशिएंसी रेशियो बोले, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के केस में। ठीक है, डेफिशिएंसी रेशियो मतलब कि आपका ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। ग्राहम्स रेशियो क्या हो रहा है, क्या होता है कि जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और उस कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए जितना भी ऑक्सीजन की यूज अप हो रहा है, जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, डिवाइडेड बाय उसके लिए जितना ऑक्सीजन यूज अप हुआ, उसी को हम बोलते हैं, इसी के बीच के रेशियो को बोलते हैं हम ग्राहम्स रेशियो। ठीक है, फिर इसका अगर लगातार आप टेस्ट कर रहे हो और लगातार आपका कार्बन ग्राहम्स रेशियो बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज ऑफ ग्राहम्स रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यह पता लगाने निकल लोगे कि भाई साहब कहां पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था सीएमआर से, एकदम हलवा क्वेश्चन था, जिसने नहीं किया एक नंबर वहीं गवा दिया। इसीलिए लगातार सीएमआर से मैं दे रहा हूं कि कम से कम एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें कहीं से भी आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जितने रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, उतने रेगुलेशन नंबर जरूर एक जगह कॉपी में लिखते चले जाना कि यहां से ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, और इनको एक बार देखना, नहीं समझ में आता है तो मैं मदद कर दूंगा, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। रेगुलेशन में तो नो डाउट आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत आए, मैं बैठा हूं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको रेगुलेशन नंबर 137 फ्लो को फॉलो करना है। अगर आपको अर्ली स्टेज पे क्या करना है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग डिटेक्ट करना है। ठीक है, इसके साथ ही डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट को हर आइडल, मतलब कहीं पे डिप्लरिंग कर रहे हैं तो उसको जितने भी छुट्टी वाले दिन है उसके उस दिन आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। जितने भी अनयूज्ड वर्किंग है उनको 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करना है। और जितने भी आइसोलेशन स्टॉपिंग्स है गोव्ड आउट एरियाज के चारों तरफ या अनयूज्ड वर्किंग के चारों तरफ, उन सभी आइसोलेशन स्टॉपिंग्स को भी आपको क्या करना है, 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, जो सब्सिडेंस वाला एरिया है डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सरफेस पर आप 7 दिन में सब्सिडेंस वाले एरिया में हर 7 दिन में एक बार क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करते जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ डेज जो है तो ये आप लिख के रख लीजिएगा कि कहां कहां पर कितने दिन में हम जो है तो इंस्पेक्शन करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे कितने दिन में स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए हम इंस्पेक्शन करते हैं। चलो ठीक है, ये तो हुई बात कि हम टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे एयर सैंपल्स लेके। इसी के साथ ही हम और क्या कर रहे हैं, हम इसी के साथ ही जो है तो 7 दिन में एक बार जो है तो परसेंटेज टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पर है कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं किया या नहीं समझ में आया, ठीक है, उस हिस्से में कर रहे हैं, उस हिस्से में समझ में नहीं आया, तो उस केस में कुछ सेंसरी इंडिकेशंस होते हैं या फिर माइंड्स का ऐसा पोर्शन जहां पे आपको लगता है कि भाई यहां तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो ही नहीं सकता है, लेकिन और वहां पे आप चेक भी नहीं करोगे,
तो ऐसी जगह पर आपको कुछ सेंसरी इंडिकेशंस मिलेंगे। सेंसरी मतलब कि आपके सेंसेस में आपको समझ में आएगा, ऐसा फील होगा कि हाँ यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। तो आपके कोयले के कारण एक फेंट हेज क्रिएट होता है, मतलब धुंधला धुंधला सा धुआं, ऐसे गैलरी में पूरे धुआं उठने लगेगा, ठीक है, हल्का हल्का सा। तो उसको आप क्या समझ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कहीं पर भी, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर अंडरग्राउंड कोल माइंस का इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, स्वेटिंग ऑफ रूफ क्या होता है या स्वेटिंग ऑफ पिलर्स क्या होता है। अब आप बोलोगे सर पिलर्स को पसीना आ रहा है। नहीं भाई, पसीना नहीं आ रहा है उसको गर्मी के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जैसे ये पिलर है, इस पिलर में अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड में है तो इसमें पानी तो के पार्टिकल्स तो होंगे ही, ठीक है। पानी के जो पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ पे कहीं अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ, हीट जनरेट हुई, तो हीट के कारण क्या होगा, ये भाप बन के बाहर की तरफ भागेंगे, ये पार्टिकल्स बाहर की तरफ भागते हैं, ठीक है। जब बाहर की तरफ भागे तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आए तो ये एकाएक ठंडे हो गए, और ठंडे हो गए तो ये यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में पिलर्स के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसा बॉटल में होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका ये मॉइस्चर जो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है, तो जब आप पिलर्स को छुएंगे तो उस पर मॉइस्चर फील होता है, पानी फील होता है, तो समझ जाइए स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, ठीक है। कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आते ही जैसे ये हो जाता है, उसके साथ ही आपको एक बदबू आएगी जिसे गोब स्टिंक भी कहा जाता है। ये बदबू कैसी होगी, ऑयली बदबू होती है, हल्का सा ऑयली टेस्ट वगैरह के साथ बदबू आती है, ठीक है। नहीं, सिलेंडर रेगुलेशन पूरा रटने की जरूरत नहीं है आपको, अभी रेगुलेशन रटने की जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी नहीं है। जितने बता रहा हूं सिर्फ उतने ही पढ़िए, आगे चल के जब आप फर्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे, ठीक है, तब आपको रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे हम बैठे हैं ना यार, क्यों टेंशन लेते हो, है? अभी जरूरत नहीं है, अभी जितना बता रहे बस उतना ही, ठीक है। कभी कभी स्वीट स्मेल आती है, बढ़िया मीठी मीठी सी खुशबू आएगी, ठीक है, या टिम्बर के सड़ने की भी खुशबू आती है, ठीक है, महक आती है। तो उस केस में समझ जाइए कि आपका क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। मैं सच बताऊं ना, जब पहली बार ट्रेनिंग में गया था तो सेफ्टी ऑफिसर ने ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जिसमें पिछले 1-1.5 साल से काम नहीं चल रहा है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक, जो बोला ना हर 7 दिन में होता है। तो उस एरिया में जब इंस्पेक्शन के लिए गए तो ये जितने पढ़ के गया था मैं ना, जितने कानून, ये सारी चीजें फील होती हैं जब अंडरग्राउंड माइंस में घुसोगे, ये सब फील होगा तुमको, और हर कदम पे लगता है कि भाई साहब यहाँ आग लगने वाली है, हर कदम पे ये फील होता है ना। फेंट हेज, बकायदा वहां देखा तो रूफ के पास एकदम ऐसा घना धुआं जैसा है, और इतना ज्यादा उमस, पूरा मॉइस्चर हवा में उड़ रहा है एकदम से, ठीक है। उसके साथ ही जिस चीज को छुओगे वहां पर पूरा एकदम से गीला गीला महसूस हो रहा है, इतना ज्यादा रूफ में मतलब मॉइस्चर है, और चारों तरफ मॉइस्चर है कि जो फ्लोर था उसमें तो मिट्टी है भाई, मिट्टी है या फिर कोयले के डस्ट है, वो गीला हो जा रहा है, इतना ज्यादा मॉइस्चर है कि वो तक गीला हो जा रहा है, इसके कारण हल्का हल्का एकदम लेयर जमी हुई है, ठीक है। तो ये दिक्कतें जो है ना, तो जैसे ही माइंस के अंदर घुसोगे तो टिम्बर के सड़ने की भी खुशबू आएगी, मीठी खुशबू भी आएगी, गोब स्टिंक वाली खुशबू भी आएगी, इतना डर हो जाता है अंदर जाने पे। दूसरा, आपको डिस्कम्फर्ट भी महसूस होगा, ठीक है, अनइजीनेस भी महसूस होगा। अगर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऐसी जगह पे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो ह्यूमिडिटी हुआ, ह्यूमिडिटी ज्यादा हुआ तो आपके नोज में, नाक में खुजली होने लगेगी, ठीक है। आपका जो सलाइवा है वो ज्यादा से ज्यादा निकलने लगेगा, आपका गला सूखने लगेगा, ये सारी बीमारियां आ जाती हैं भाई साहब वहां पे अंडरग्राउंड में,
ठीक है। इसके साथ ही आपको पेट्रोली स्मेल भी आने लगेगी बीच बीच में, पेट्रोली स्मेल भी आती है। ठीक है। अब पेट्रोली स्मेल आने का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पर हैं वहां आग लगने ही वाली है, भाग लो। जब भी पेट्रोली स्मेल आए तुरंत भाग लो। ठीक है। और जल्दी से ये स्मेल आती नहीं है माइंस में। ठीक है, क्योंकि मेंटेन करके रखते हैं हम। तो बात करते हैं ग्राहम्स रेशियो की। ग्राहम्स रेशियो क्या बोलता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इसके बीच का जो रेशियो होता है ये क्या कहलाता है, ग्राहम्स रेशियो कहलाता है, या फिर ग्राहम्स इंडेक्स भी बोलते हैं, या फिर डेफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अगर आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। आपका ये ग्राहम्स रेशियो बढ़ेगा, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ेगा। और रिटर्न एयरवे जो होता है डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर आप क्या करने लगते हो, हर 30 दिन में एक बार उस वहां पर जाके ग्राहम्स रेशियो एनालिसिस करते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड वह समय है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कहां पे बताया? कि जब आपका पहला मेजर रूफफॉल होता है, जब आपका पहला मेजर रूफफॉल होता है, ठीक है, गोफ एरिया में रूफफॉल हुआ, तो उस रूफफॉल के बाद आपको समझ जाना है कि भाई अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगी। कहीं पे भी डिप्लेरिंग कर रहे हो और जब पहला मेजर रूफफॉल हुआ आपको समझ जाना है कि भाई अब यहाँ पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा ही होगा, बच के निकल लो यहां से। कंफर्म है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना। तो सबसे पहला मेजर रूफफॉल होता है जिस दिन, उस समय से लेकर ठीक है, व्हेन द फर्स्ट मेजर रूफफॉल अकर्स, उस समय से लेकर आपका, जब आपका कोयला हीटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फर्स्ट मेजर रूफफॉल रिकॉर्डेड। ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपका आग पकड़ लेता है, जिस दिन आपका आग पकड़ लेता है कोयला, उस दिन से लेके फर्स्ट रूफफॉल से लेके जब आपके कोयले में आग लग जाती है, वो जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। या फिर आप कहेंगे जब पहली बार हीटिंग के इंडिकेशंस मिलते हैं, हीटिंग के जब पहली बार इंडिकेशंस मिलते हैं, तो इसके बीच का जो समय होता है क्या कहलाता है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड किस चीज पर डिपेंड करता है? ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि कोयले में इंक्यूबेशन स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा कि नहीं होगा। मतलब हर एक कोयले का अपना अपना स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, ऑक्सीडेशन करने का प्रोसेस होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है, या ससेप्टिबिलिटी होती है कि कोई भी, कुछ कोयले ऐसे हैं जो बोलेंगे हमको ऑक्सीडेशन नहीं करना है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं करना। कुछ कोयले ऐसे होते हैं जो खुश हो जाते हैं एकदम देख के, ऑक्सीजन देखे नहीं खुश हो गए। ठीक है। तो ऐसे कोयले, तो इंक्यूबेशन पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? कोयले पे डिपेंड करता है कि वो कोयले को पसंद है स्पॉन्टेनियस हीटिंग करना या नहीं पसंद है, पहली चीज। दूसरा, सीम की थिकनेस पे। तीसरा, नेचर ऑफ इमीडिएट रूफ, इमीडिएट रूफ किस प्रकार का है। चौथा, मेथड ऑफ वर्किंग पे। पांचवा, मेथड ऑफ रूफ कंट्रोल पे। छठवा, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग, वर्किंग की रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा। तो अगर आप सोचे कि इसके लिए कोई फॉर्मूला है सर, नहीं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हर एक सीम का, हर एक कोल का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है। लैग ऑन इग्निशन, लैग ऑन इग्निशन सुन लो। किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल के सोर्स ऑफ हीट के कांटेक्ट में आने से लेकर आग लगने तक का जो समय होता है उसे बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे पसंद है लैग ऑन इग्निशन के लिए, फुलझड़ी लिए, ले जाके दिए में लगा दिए। ठीक है। अब लगा के रखा है, लगा के रखा है, लगा के रखा है, लगा के रखा है। तो जब वो दिए के फ्लेम के कांटेक्ट में आया, उस समय से लेकर जब वो तुड़तुड़ा के एकदम से जल जाती है, उस समय तक
फ्लेम के कांटेक्ट में आने से लेकर तुरतुरा के जलने तक का समय क्या कहलाता है? लैग ऑन इग्निशन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस फुलझड़ी को जलने के लिए जितना टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो उस दिए के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहीं पे अब देखो लैग ऑन इग्निशन कितना ज्यादा हो रहा है, जलने में कितना ज्यादा समय लग रहा है, दिए से जला रहे हैं। वहीं फुलझड़ी को फुलझड़ी से जब जलाओ तो तुरतुरा के दूसरी वाली भी जल जाती है। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? लैग ऑन इग्निशन इस केस में कम है। क्यों? क्योंकि वो फुलझड़ी जो ऑलरेडी जल रही है उसके पास ऑलरेडी इतना टेम्परेचर है कि दूसरे वाली फुलझड़ी को इजिली वो उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करा के तुरंत ही जला दे रही है। तो लैग ऑन इग्निशन कम हो गया। लैग मतलब जो गैप आ रहा है जलने में, वही होता है लैग ऑन इग्निशन। लैग मतलब गैप, इग्निशन मतलब जलना। तो जलने में के समय में जो गैप आ रहा है, ठीक है, जलने में जो समय लिया जा रहा है उसी को बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन। नेक्स्ट, स्टेप्स टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब हमें माइंस में क्या करना है? अपने माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने से रोकना है। अब ये डाटा ऐसा डाटा है जो कि आपको कहीं भी जल्दी से नहीं मिलने वाला है, ढूंढना पड़ेगा आपको बहुत मेहनत से, लेकिन हम हैं तो फिर क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहला, आपका जहां पर भी आप कोयले का स्टॉक बना रहे हैं वो स्टॉक कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वेजिटेशन नहीं होना चाहिए, और कोशिश करना है कि नीचे जो ग्राउंड है उसको कंक्रीट ग्राउंड प्रोवाइड करा दे तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक ही साइज के कोयले को एक साथ एक स्टॉक यार्ड में रखेंगे, अलग अलग साइजेस के कोयले को नहीं रखा जाएगा। पता चला अलग अलग साइजेस के कोयले एक ही स्टॉक में रख दिए, नहीं, सेम साइज के कोयले होने चाहिए। उसके बाद रन ऑफ माइन वाला जो कोयला होता है, रन ऑफ माइन वाला कोयला मतलब जो आपका माइंस में से उठा के जो डायरेक्ट कोयला ला रहे हैं उस कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग लगने होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट आपका बोलता है कि आपका जो कोयले का स्टॉकयार्ड है वहां पे शेल के पीसेस होते हैं, उन शेल के पीसेस को आपको हटाना है क्योंकि वह स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत तेजी से करने में मदद करता है। एक स्टॉक में, एक कोयले के स्टॉक में 200 टन से अधिक कोयला नहीं होना चाहिए। कोयले के स्टॉक की जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। जो कोयले का स्टॉक है वो जो पहले कोयला आएगा उसको पहले क्लियर करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट रिमूव वाला क्या होना चाहिए, फंडा होना चाहिए। हमेशा फ्रेश कोल को ही अपने पास स्टॉक में रखेंगे, ठीक है, और जो पुराना कोयला है उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद जो कोयले का स्टॉक आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर डोजर चलवा दो। डोजर चलवाने का फायदा क्या होगा कि जैसे ये कोयला अभी तक यहां पे कोयला अगर मैंने स्टॉक करके रखा हुआ है तो कोयले के बीच में आप देख रहे होंगे इसके कोयले के बीच में छोटा छोटा गैप है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा गैप है इस गैप में हवा भरी है और इस हवा के कारण स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। ठीक है, ये हवा भरी हुई है। तो अगर इसके ऊपर मैं डोजर चलवा दूं, अगर इसके ऊपर मैं डोजर चलवा दूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो ये एक बराबर ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, दब जाएगा। अब इसमें कोई गैप नहीं बचेगा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी नहीं होगा। तो इसीलिए बोलता है कि डोजर चलवा दो समय समय पर, तो इससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस घट जाती है। अगर कोयले का स्टॉक है कहीं पे तो वहां पर आप 50 mm के डाया वाले आयरन के पाइप उसमें लगा दीजिए। ठीक है, और उससे जो है तो फिक्स्ड इंटरवल्स पे आप वो फिक्स कर देंगे और वहां पे पानी लगातार छिड़काव करते रहेंगे ताकि ठंडा रहे। ठीक है, उसके साथ ही अगर पाइप का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक थर्मामीटर
लगा के रखेंगे, ये उसी से पता चलेगा। तो पाइप में एक थर्मामीटर लगा के रखो और उस पाइप का टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको समझ जाना है कि भाई स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, मुझे यहां से भागना है या फिर इसको ठीक करना है। सरफेस पर क्या प्रिकॉशंस लेंगे अगेंस्ट फायर, फायर के अगेंस्ट सरफेस पे क्या प्रिकॉशंस लेंगे, ये आता है आपका रेगुलेशन नंबर 135। यहां पे बोलता है कि कोई भी सरफेस स्ट्रक्चर के 10 मीटर के भीतर, 10 मीटर के भीतर जितना भी मटीरियल, माइन एंट्रेंस के 10 मीटर के भीतर अगर कोई भी सरफेस स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, वो सब का सब फायर प्रूफ मटीरियल से बना होना चाहिए। माइन एंट्रेंस के 10 मीटर के भीतर कोई भी सरफेस स्ट्रक्चर है वो सब का सब क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटीरियल से बना होना चाहिए। कभी भी सेल या कार्बोनेशियस मटेरियल को माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर नहीं रखना है। अगर रख रहे हैं सेल या फिर कंबस्टिबल मटेरियल को, अगर आप डंप कर रहे हैं विद इन 15 मीटर्स, तो उसे अगले 24 घंटे में वहां से हटा देना है। ठीक है, अगर जरूरी होता है ना कभी कभार, जैसे टिम्बर हो गया, सपोर्ट के लिए अंडरग्राउंड में लेके जाना है, माइन एंट्रेंस के पास मैंने रख दिया, तो अगले 24 घंटे मुझे उसे जहां लेके जाना है वहां लेके चला जाऊं, ठीक है, ताकि कुछ भी दिक्कत ना होने पाए। पता चला कोई आया बीड़ी फूंक रहा है, वहीं पे फेंक दिया तो आग लग गई। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग के केस में या फिर सबसाइडेड एरिया के केस में कोई भी हर्बेशियस वेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, झाड़ी झुड़कुट नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हीटेड मटेरियल या फिर एश ओपन कास्ट वर्किंग में या ब्रोकन ग्राउंड में डिपॉजिट नहीं करेगा, मतलब बीड़ी फूंक के नहीं फेंकेगा, सिगरेट फूंक के नहीं फेंकेगा, कोई भी गर्म चीज लाया, ठंडी का मौसम है, आग जला लिया, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो कुल मिला के माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर कोई व्यक्ति आग भी नहीं जलाएगा या ओपन कास्ट वर्किंग के 15 मीटर के भीतर आग नहीं जलाया जाएगा। अब यह जिम्मेदारी बनती है कॉम्पिटेंट पर्सन की कि हर 7 दिन में यह सारी चीजें जाके सरफेस पर चेक करता रहे। ठीक है, अगला है अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। अंडरग्राउंड में क्या प्रिकॉशंस लेंगे फायर के अगेंस्ट में, यह आपका आता है रेगुलेशन नंबर 136। इसमें बोलता है, इसमें याद रखने वाली चीज ना सिर्फ इतनी सी है, ये वाला याद रखना आप। ठीक, कि डिग्री 1 और डिग्री 2 कोल सीम्स में अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो आपको मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी अंडरग्राउंड माइंस के केस में, और डिग्री 3 कोल सीम में अगर आपको वेल्डिंग का काम करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी सब नॉर्मल है, पावर कट ऑफ कर दीजिए एट शिफ्ट के एंड में, जब नेक्स्ट शिफ्ट अगर काम नहीं करना है तो ये सब चीजें नॉर्मल सा, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा बस। लेकिन याद रखने वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, और इसी बस को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बना। कहीं पर अगर आग लग गई है, हाँ पिछले वाले रेगुलेशन के थे, चलो आग को रोकने की तो बहुत बात की, अब आग अगर कहीं पर लगी है तो उसको क्या करना है। ठीक है, आग लगने से पहले का काम तो हमने कर लिया कि आग ना लगे, लेकिन फिर भी अगर आग लग गई तो क्या ही करिएगा इतनी सारी धनराशि का। ठीक है, तो जैसे ही कहीं पर आपको धुआं दिखे या आग दिखे या हीटिंग दिखे तो आप सबसे पहले उससे डील करने की बात करेंगे, उससे डील करेंगे कि तुम यहां तक फैलो, मतलब सॉरी, आपको डील करने के लिए तरीके ढूंढने हैं, कदम उठाने हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों को विड्रॉ कर लेना है, जो आग से डील करेंगे वही व्यक्ति वहां पर रुकेंगे। व्यक्तियों को तब तक अंदर नहीं जाने देना है जब तक कि आग बुझ ना जाए। ठीक है, और मैनेजर खुद, असिस्टेंट मैनेजर है ना, ये लोग खुद जाके वहां पे एग्जामिन करें और डिक्लेयर जब तक नहीं कर देते कि माइन अब सेफ है, तब तक वहां पर कोई भी जाके किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होगी।
दूसरा तरीका जो है कि आपको जहां पर भी आग महसूस होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस जगह को आप क्या कर दो, सील कर दो। उस जगह को सील करने के लिए मैनेजर क्या करेगा, एक पूरा वर्किंग प्रोसीजर बनाएगा, ठीक है, एक स्कीम प्रिपेयर करेगा, मैनेजर के द्वारा स्कीम प्रिपेयर किया जाएगा भाई सील कैसे करना है, ठीक है, उस एरिया को। फिर कॉम्पिटेंट पर्सन जैसे कि ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ये लोग क्या करेंगे, उस एरिया को जाकर वहां पर सील करवाएंगे। सील ऑफ फायर और स्टॉपिंग्स के बीच का जो रोडवे होगा उसको बकायदा स्टोन डस्टिंग करेंगे, है ना। सीलिंग का काम चालू करने के पहले जो रोडवे है उसके आसपास की उस जगह को क्या करेंगे, उस रोडवे को स्टोन डस्टिंग करेंगे, हैवी स्टोन डस्टिंग करेंगे। जहां पे सीलिंग का काम आपका चल रहा है, ठीक है, सीलिंग का काम चल रहा है, वहां पर आपका पर्याप्त मात्रा में सेल्फ रेस्क्यूअर मौजूद होना चाहिए। और कानून बोलता है कि सब कम से कम 2 स्मोक हेलमेट होने ही चाहिए। इसी के साथ ही एक पिंजरे में आपके चिड़िया वगैरह रखो, बोले तो मुनिया बर्ड, और अप्रूव्ड सीओ डिटेक्टर्स रखो, ठीक है। इसी के साथ ही वहां पर फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी मौजूद होना चाहिए ताकि हम CO2 और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को CO2 की डिटेक्ट कर सके और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को भी डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इतने काम आपको करने हैं जब कभी भी आप फायर वाले एरिया को सील करेंगे। तो जब फायर वाले एरिया को सील कर रहे होते हैं तो रेस्क्यू टीम हर वक्त स्टैंड बाय मोड पे होना चाहिए कि जैसे ही दिक्कत आए तुरंत ही रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंच गई। अफेक्टेड एरिया को पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे टेम्पररी स्टॉपिंग बना के, ठीक है। ये सब आना आपको तब समझ में आएगा जब स्टॉपिंग्स वाला लेक्चर कर लूंगा, तब समझ में आएगा कि कहीं पे जब भी आग लग जाती है, जब भी आग लगती है ना, उस एरिया को सबसे पहले तो देखो, तुरंत तो आपके पास मटेरियल नहीं होगा ना कि मैं स्टॉपिंग खड़ा कर दूं, सीधे एक दीवार खड़ी कर दूं ब्रिक और सीमेंट से, नहीं। कहीं पर भी आग लगी ना तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपके पास सामान मौजूद है उससे आप टेम्पररी स्टॉपिंग बनाओगे, उस एरिया को पूरा सील कर दोगे। फिर उसके बाद अगले 24 घंटे तक आप वेट करोगे, है ना, अगले 24 घंटे तक आपको वेट करना है। फिर उसके बाद आप परमानेंट स्टॉपिंग बनाएंगे वहां पे जाके। इस दौरान आपको जो मीथेन है वो एक्सप्लोसिव लिमिट तक पहुंच सकता है, इसलिए आप अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं कर रहे हो। एक्सप्लोजन हुआ तो सब उड़ जाओगे, ठीक है, इसलिए वहां पे कुछ नहीं करना है, पूरी माइंस खाली कर देना है, ठीक है। फायर एरिया में वेंटिलेशन पर्याप्त मेंटेन रखना है ताकि अगर मीथेन गैस जनरेट भी हो रही है ना तो वो मीथेन गैस लगातार निकलती रहे, क्योंकि एक्सप्लोजन होने से रोकना है। आग लगना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है एक्सप्लोजन होना, ठीक है। ये सब काम आपको कर लेना है। मीथेन का परसेंटेज लगातार चेक करते रहेंगे आप कॉम्पिटेंट पर्सन। तो आज के लिए इतना ही शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है वो, RIM, रीजनल मैनेजर नहीं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM, ठीक है। ये जो माइनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है ना वो इसी के लिए आती है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.